सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और सबसे अहम मामला इस वक्त जो है वो है पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। ये दोनों जमातें जो पिछले 16 माह में हुकूमत में भी रहीं और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए बरसरे पैकार भी रहीं, तहरीक अदम एतमाद के लिए भी इकट्ठी नज़र आईं और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद दोनों जमातों ने मिलकर बाकी जमातों को मिलाकर एक हुकूमत कायम की। हुकूमत 16 माह बरकरार रही, लेकिन हुकूमत के ख़ात्मे के बाद भी मामलात शेर व शकर ही थे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के साथ ही चीज़ें शायद आहिस्ता आहिस्ता कुछ और रंग में नज़र आती गईं। और इस वक्त अगर हम बात करें तो नून लीग पीपल्स पार्टी की सियासी जंग, ये वाकई हकीकत या कोई सियासी रंग, ये इस वक्त सबसे बड़ा अहम मामला है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए तमाम तर रास्ते, तमाम तर दरवाजे खुले हुए हैं। सिचुएशन पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा साहब। शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। राना साहब आपसे आगाज़ करते हैं। आपके लिए रास्ते भी खुल गए, आपके लिए मामलात भी आसान हो गए कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के साथ ही अब ये बार बार बात हो रही है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ारत उज़्मा तक जाएंगे, इलेक्शन हो ना हो जो भी हो उनके लिए सारी चीज़ें सीधी कर दी गई हैं। तो सर आप इंतखाबात की बजाय कहीं और राब्ते कर रहे हैं। देखें, अभी तक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की सिर्फ जो अपीलें हैं वो एक्सेप्ट हुई हैं, केस तो चल रहे हैं और उनको एक बेल मिली है, तो सज़ाएं तो नहीं ख़त्म हुई। तो ये जो तासुर बनाया जा रहा है ये गलत है। मुस्लिम लीग नून जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए चाहती है। मुस्लिम लीग नून फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस चाहती है और मुस्लिम लीग नून मुतहरिक है मियाँ नवाज शरीफ की वापसी पे। हमारा वर्कर जो है वो भी मुतहरिक है, उसमें एक नया वलवला है। जो 21 अक्टूबर को आपने देखा तो मुस्लिम लीग नून मैदान में है और तैयारी में है कि वो इलेक्शन में जाए और मुकाबला करे। बाकी जमातें जो हैं वो पता नहीं क्या वजह है कि वो तैयारी के बजाय इल्ज़ामात की बौछार कर रही हैं जिसकी कोई लॉजिक और सेंस नहीं बनती। एक एक करके अगर आप उनका जो पॉइंट है वो देखें तो हर एक का जवाब मौजूद है कि इलेक्शन एक आध फर्द की वजह से लेट हुआ, ऐसा नहीं है। इलेक्शन तो CCI के सेंसस नोटिफाई करने की वजह से लेट हुआ जिसमें सब जमातें शामिल थी। तो आज वो इसका इल्ज़ाम जो है वो किसी और चीज़ पे दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि PMLN तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियों में है इलेक्शन की और एक भरपूर मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन में जो है वो अपने नंबर लेगी सूबाई और कौमी असेंबली। सही। राना साहब साथ रहिएगा। इस वक्त हमें अमीनुल हक साहब ने भी ज्वाइन किया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपके वक्त का। इस वक्त नई जो सफ़बंदी सियासी वो नज़र आ रही है सिंध में, आप मुस्लिम लीग नून दोनों की मुलाकातें भी, मामलात भी। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद हो रहा है आपका मुस्लिम नून के साथ, सीट एडजस्टमेंट हो रही है, ये क्या हो रहा है? आप देखिए, मेरा ख्याल है कि MKM पाकिस्तान और PMLN के साथ पिछले 5 साल के साथ एक गुड वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद है। उस वर्किंग रिलेशनशिप में बेहतरी आई है मेरा ख्याल है पिछले 16 माह के अंदर, जब गालिबन 2022 30 मार्च दोपहर 2 बजे जब इस्लामाबाद में MKM पाकिस्तान और PMLN ने एक एग्रीमेंट साइन किया था शहबाज शरीफ साहब, खालिद नकुल सिद्दीकी के सामने बैठकर। उसके बाद जो चीजें हमने उस एग्रीमेंट में रखी थी उसमें पाए तकमील को जाना शुरू हुई। मसलन में कि हमने मुतालबा किया था कि जो डिजिटल सेंसस जो उसकी पहले हुकूमत ने शुरू किया था उसको जारी वसाई रखा जाए। यस, अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब उनकी पूरी टीम ने डिजिटल सेंसस के मामला को आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ क्या सूरत हाल भाई, हम समझते हैं कि ग्रीन लाइन का मंसूबा हो, K4 का मंसूबा हो या मुख्तलिफ तरक्काती डेवलपमेंट पैकेजेस हो, वो शहरी सिंध के हवाले से मेरा ख्याल उसमें बेहतरी आना शुरू हुई।
तो इसी वजह कर एक गुड वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। अच्छी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब माजी में भी एमकेएम के दफ्तर का दौरा करते रहे हैं और पहली दफा मेरा ख्याल एमकेएम का आला सतह वक्त भी गया, बड़े मियां साहब से मुलाकात करने के लिए लाहौर भी गया। तो उस मुलाकात में जहां मैं समझता हूं कि मुल्क की सलामती के हवाले से गुफ्तगू हुई है, मुल्क को कौमी बहरान से निकालने के हवाले से गुफ्तगू हुई है, और इसके साथ साथ यकीनन आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। मैं समझता हूं कि आने वाले इंतखाबात में जो सवाल आपने पूछे कि क्या हम कोई अलायंस करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अलायंस करने नहीं जा रहे। इसी तरीके से पीएमएलएन अपने इंतखाबी निशान पे इंतखाब लड़ेगी, और एमकेएम का तो सामा मेरा ख्याल है कि पिछले 35 साल का डायनामिक आपके सामने मौजूद है ना, कि एमकेएम पाकिस्तान ने हमेशा अपने इंतखाबी निशान पतंग पे ही इलेक्शन लड़ा है और हमेशा कामयाबी भी हासिल करती चली आई है। यस, अच्छी बात यह है कि न सिर्फ पीएमएलएन के साथ बल्कि इस सूबे में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर हम देखते हैं जीडीए है, फंक्शन लीग है, जेयूआई, उनके साथ भी गुड वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप है। एमकेएम का वक्त जेडीए के ऑफिस गया है, जेडीए का वक्त एमकेएम का ऑफिस आया है, मुलाकातें की है। एक जो चीज जो खूबसूरत चीज नजर आती है वो क्या नजर आती है कि सिंध के अंदर पिछले 15 साल से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करप्ट नाहिल बेस हुकूमत ने हुक्मरानी की है, अब एक एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट सिंध में पाया जाता है। एमकेएम पाकिस्तान की ख्वाहिश है, एमकेएम पाकिस्तान चाहती है कि तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिल करके उन मामला को आगे बढ़ाया जाए, और हमेशा एमकेएम ने जब जब फ्रंट से लीड किया है हमेशा कामयाबी हासिल की। मैं 3 मिसालें आपके सामने रखता हूँ सामा। 1990 आपको याद होगा कि एमकेएम पाकिस्तान शहरी हिंद से कामयाबी हासिल करती है और जाम सादिक अली साहब जो कि सांगड़ से मुंतखब होते हैं उनको वजीर आला बनाती है। फिर आपके सामने 1996 मौजूद है कि पीएमएलएन के लियाकत जुज़ी साहब को वज़ीर आला बनाया गया। एमकेएम बड़ी तादाद में असेंबली में मौजूद थी, सूबाई असेंबली में। और फिर 2003 और 2004 आपको याद है कि जब इलेक्शन होता है एमकेएम के 55 आई रिपीट की तकरीबन 55 एमपीएस इन असेंबली में मौजूद थे, और उस वक्त में डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब को वज़ीर आला बनाया गया था। यस, एमकेएम की ख्वाहिश है, कोशिश है कि यस एक जो एंटी लेकिन अमीनुल हक साहब, लेकिन मियां नवाज शरीफ के तीनों अदवार जब भी आए हैं आप उनके साथ थे, लेकिन उनके तीनों अदवार में ही आपके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। अब क्या ऐसी यकीन दहानी है कि एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी? उनके तीनों अदवार में आपके लिए मुश्किल ज़रूर रही है। देखिए, अगर पिछले 35 साल एमकेएम की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, या कोई भी हुकूमत आई, हमेशा एमकेएम के खिलाफ जिसे कहते हैं ना करदा गुनाहों की सजा एमकेएम को दी गई है। आप सिंपल से एक मिसाल दे रहे ना, अभी अमजद साबरी का कत्ल हुए मेरा ख्याल 2016 में हुआ था, मशहूर कव्वाल पूरे पाकिस्तान के। सुबह मुझे याद है कि मैं मौजूद था, 2:30 बजे दिन में उनका कत्ल और शहादत की जाती है, कत्ल होता है, और आधे घंटे बाद तमाम टीवी चैनल पे चल रहा था कि एमकेएम का सेक्रेटरी इंचार्ज इसमें इन्वॉल्व है। आज मेरा ख्याल आज 3 दिन पहले और 4 दिन पहले सीटीडी ने गिरफ्तार किसको किया? कुलदम तंजीम के आदमी को गिरफ्तार किया। तो एमकेएम पे माजी में जो भी इल्जाम लगे हैं वो हमेशा एमकेएम न सिर्फ ये कि एमकेएम के तमाम जिम्मेदारान, एमकेएम के कारकुनान न सिर्फ ये कि सिर्फ जमानत हुई है बल्कि उन केसेस में बरी भी हुए हैं। तो ये एमकेएम की कामयाबी की जमानत रही। उसकी रीजन ये कि हमेशा एमकेएम जी अपने अवाम, अपने कारकुनान, अपने वोटर सपोर्टर के दरमियान रहती है, उनकी आवाज से आवाज मिला के आगे बढ़ती है। इन तमाम अदवार में जो आपने जिक्र किया, एमकेएम को कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या एमकेएम कमजोर हुई? नहीं, हमेशा उससे ज्यादा बेहतर तवानाई के साथ और ज्यादा रिजल्ट के साथ हमेशा मैदान में मौजूद रही है। ठीक है अमीन भाई, इसमें साथ रह के हम थोड़ा सा मजीद इस पर बात करते हैं कि इस वक्त जो है वो आपका वर्किंग रिलेशनशिप वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी रहा था, लेकिन वो कहाँ गया? हसन मुर्तज़ा साहब, आप के 15 साल से हुकूमत इस सूबे में है, यहाँ तो नून लीग और जीडीए भी और एमकेएम भी और दीगर शायद जमातें भी इत्तेहाद में शामिल हो जाएं। आप पंजाब में हैं, पंजाब की सियासत करते हैं, पंजाब में आप भी कोई इल्हाक कर लें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 15 साल आपकी हुकूमत रही और जिस तरह से बैड गवर्नेंस है उसके खिलाफ इत्तेहाद हो रहा है यहाँ। बहुत शुक्रिया जी। देखें, एक सियासी अमल है, मैं कारकुन हूँ, मैं तो उसकी हौसला अफजाई भी करूँगा, तारीफ भी करूँगा। अगर कोई इत्तेहाद होता है वो सियासी होना चाहिए, वो किसी के इशारे पे या किसी के कहने पे नहीं होना चाहिए। 2 जमातें हैं, अगर वो आपस में इत्तेहाद करती हैं तो बिल्कुल खुशाइंद बात है। जहाँ तक गुजारिश है कि अभी आप सिंध के हवाले से बात सुन रहे थे और मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं वो फरमा रहे थे कि हमारी बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है, और 2016 के अंदर साबरी साहब की शहादत हुई और उनको कत्ल किया गया।
तो उस वक्त आधे घंटे के बाद MQM जो है वो गुनहगार ठहराई गई और टीवी पे चल रहा था कि MQM का सेक्टर हेड जो है वो उसमें शामिल है। 2016 में भी अच्छी रिलेशनशिप वाले हुकूमत में थे और इन पे कत्ल का इल्ज़ाम लग रहा था। ये तो इनकी रिलेशनशिप, अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप और सारे एतमाद की बातें हैं। और साल जब गिनने लगे तो उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में करप्ट और नाअहल हुकूमत रही है सिंध के अंदर और कोई तरक्की नहीं हो सकी। और जब साल गिनने लगे तो उसमें 35 एक साल अपनी हुकूमत के गिन दिए, अरबाब रहीम और फलाना और MQM साथ रही। मैं ये समझता हूँ कि इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान काम है जी। मैं तो उन पे कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, वो मेरे कारकुन भाई हैं और मोहतरम है मेरे लिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सच छुप नहीं सकता। वो जितनी भी कोशिश कर ले ना, हाँ वो बताए ना अपने साल। ये तो 15 साल का उन्होंने कह दिया कि 15 साल पीपल्स पार्टी का रहा है और उनका राज जो है वो 30-35 साल बनता है। बैठ के निकालें उसमें से कि पीपल्स पार्टी के 15 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, क्या क्या उधर मेगा प्रोजेक्ट्स बने, और उनके वो 30 एक सालों में जिसमें वो इत्तेहादी भी थे, जिसमें वो फुल फ्लेज बल्दियात भी चला रहे थे, उसमें उन्होंने क्या किया और उनकी कारकर्दगी क्या थी। हम पॉलिटिकल लोग हैं। अगर हम नून लीग को ये कहते हैं कि नून लीग को एक सियासी जमात की हैसियत से, क्योंकि हमने खुद उसे तस्लीम किया, उसका साथ दिया, उसके साथ बैठे रहे, और हम सिर्फ इस उम्मीद पे थे कि अब हम में से कोई भी जो है वो किसी सहारे या आसरे की तरफ नहीं बढ़ेगा। अगर हम उन्हें कहते हैं तो वो अपनी एक जमहूरियत को, एक सियासी निज़ाम को मजबूत करने की बात करते हैं, वगरना हमें उससे कोई डायरेक्टली फ़ायदा नहीं है कि पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा हो जाए। हम तो इस सिस्टम को बचाने के लिए, इसको बहाल कराने के लिए, नून लीग किसी आसरे की जानिब बढ़ रही है, सहारे की जानिब जा रही है जी। नून लीग किसी आसरे या किसी सहारे की जानिब जा रही है शाह जी? देखिए, मैं हम जो चीज मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ बड़ी क्लियर कह रहा हूँ कि हमारा दोनों जमातों का ये ख्याल था कि पीपल्स पार्टी ये सोचती थी कि PMLN ने काफी तकलीफें भी देखी हैं, काफी उन्होंने मार भी खाई है, और वो हम इसी बात एक पे मुत्तफिक थे कि हम आइंदा जो है वो किसी भी इशारे, किसी भी सहारे के बगैर जो है जमहूरी तरीके से हम अपना इंतखाब भी लड़ेंगे और सारा कुछ करेंगे। क्योंकि इस जमहूरियत को बचाने के लिए मैंने अर्ज की कि हमारी बड़ी कुर्बानियां हैं जी। हमने जानों के नजराने दिए हैं, हमारी क़यादतें शहीद हुई हैं, हमारे कारकुनान शहीद हुए हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम उस जमहूरियत को डीरेल कर दें, हम अपने उन शोहदा के साथ ज्यादती करें। बाकी किसी भी जमहूरी अमल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिलाफ नहीं है। MQM का इत्तेहाद हो मुस्लिम लीग के साथ, हमारे सर आंखों पे बड़ा अच्छी बात है। पाकिस्तान के लोग जिसे चाहे वो हुकूमत दें, हक हुक्मरानी दें, अगर उनके इत्तेहाद से वो जीतते हैं तो यकीनन उन्हें इत्तेहाद करना चाहिए, उसमें किसी को कोई कबात नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये है कि जमहूरियत और इस निज़ाम को आगे चलना चाहिए। ये पहले 3.5-4 साल जो है वो इस कौम ने बड़े भुगते हैं, अब उनका खमियाजा आगे ना भुगतना पड़े। बाकी हमारे लिए सारे मोहतरम हैं। राना एहसान साहब से जानते हैं, राना साहब, सहारे की और आसरे की ज़रूरत आपको हो रही है, किसी जानिब आप देख रहे हैं? क्योंकि हसन मुर्तज़ा साहब ने पिछले दिनों एक लाडला प्लस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था मियाँ साहब के लिए, तो आप पर पहले भी माजी में लाडले प्लस की बातें होती रही हैं। वोट को इज्जत दो का बयानिया राना साहब छोड़ दिया अब आपने? नहीं, देखिए, अगर आप ये जो हमारा एक कह लें कि एग्रीमेंट जो MQM के साथ हुआ है, इसको अगर आप किसी के इशारे की नज़र करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत तासुर होगा। देखें, बात ये है कि PMLN और MQM वजारत उज़्मा के लिए कंपटीशन में नहीं है, और ये चीज़, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप पिछली कोalition हुकूमत में रहा, जबकि जब पीपल्स पार्टी से इनके मसाइल होते थे MQM के, तो PMLN एक रोल अदा करती थी सालसी का, और तो एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप रहा।
और देखें, अगर आप डिटेल में स्टडी करेंगे कराची के रिजल्ट को, तो वहाँ कुछ ऐसी सीट्स हैं जहाँ PMLN नंबर 2 पे है, और अगर वो MQM मिल जाए तो वो PMLN नंबर 1 पे आ जाती है। और इसी तरह कुछ ऐसी सीट्स हैं जहाँ बड़े थोड़े मार्जिन से MQM आ रही, तो वहाँ अगर PMLN की सपोर्ट हो तो वो नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, और जितनी तगड़ी हुकूमत होगी नेशनल असेंबली में उतने ही आप धड़ल्ले से लोगों के मसाइल जो हैं वो हल कर सकेंगे, एक अच्छी पॉलिसी के ऊपर पैरा दे सकेंगे और मामलात, मुल्क के मामलात को आगे लेके जा सकेंगे। तो ये जो इत्तेफाक है ये मुल्क की बेहतरी के लिए और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग हुकूमत। तो राना साहब, अगर वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत हो आपको वज़ारत उज़्मा के लिए, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी वफाक में दोबारा से साथ के लिए आप कहें? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ ये इशू है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ वज़ारत उज़्मा के कंपटीशन में हैं। ये बिलावल साहब को बनाना चाहते हैं, हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म इंशाल्लाह बनेंगे। तो ये एक आपस में मुकाबला भी है। मुकाबले के अंदर अगर कोई थोड़ा सा ज़रा बेहतर आगे बाजी ले जाए तो दूसरे को लगता है कि अब इसकी हम टांगे कैसे खींचें, और वो फिर ये तरह तरह के इल्ज़ामात, जिस तरह ये इशारों और कनाइयों की और ये सारी जो बातें कर रहे हैं कि किसी के इशारे पे, ना हमें किसी के इशारे की ज़रूरत है, ना हम किसी के की तरफ देख रहे हैं कि हमें कुछ कहीं से मिले। ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी की बहुत सारी ख्वाहिशात थी, उनको लगता था कि IPP से जो लोग IPP में नहीं जाएंगे इनकी तरफ आ जाएंगे, इनको लगता था कि बलूचिस्तान में इनके कोई मामलात जो हैं वो सेट वो नहीं हुए। तो अब ये देख रहे हैं कि PMLN जो है अगर, और ये हक है हमारा, देखें हम तो यही स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं कि हमने चारों सूबों से सीट्स निकालनी है, और उसके अंदर अगर हमारी दीगर अलायंसेस होती हैं या कोई सीट एडजस्टमेंट होती है तो ये पीपल्स पार्टी का भी हक है। राना साहब, एक चीज़ यहाँ पर ज़िम्नन सवाल आ गया है कि ये इल्ज़ाम होता है, मैं इसलिए आपसे बात करूँ, 2016 के बाद से MQM किसी और के इशारे पे इल्ज़ाम हो रहा है। अब अमीनुल हक साहब होते मैं ज़रूर पूछता, BAP के हवाले से जब से वो बनी है उसको भी इशारों की ज़रूरत होती है, और आपके इल्हाक उन इशारों वाली पार्टियों के साथ हो रहे हैं, तो इसलिए कि नून लीग को भी कोई इशारा आया कि इधर इल्हाक कर लो, इधर इल्हाक कर लो? नहीं, मैंने तो आपको उसकी बड़ी लॉजिकली आपको मैंने बताया कि हम एक दूसरे से मुकाबले में नहीं हैं। MQM जो है वो हमारे वोट नहीं काट रही, हम उनके वोट नहीं काट रहे, नंबर 1। नंबर 2, हम वजारत उज़्मा की रेस नहीं है एक दूसरे के साथ। नंबर 3, अगर आप इलेक्शन रिजल्ट देखें तो अगर हमारी सीट एडजस्टमेंट होती है तो वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होती है। ऐसे हल्के हैं जहां MQM चौथे 5वें नंबर पे है, लेकिन उसने कहीं 10,000 वोट लिए, लेकिन वो 10,000 वोट अगर PMLN वाले को मिल जाए तो वो नंबर 1 पे आ जाता है। और इसी तरह दूसरी साइड पे ऐसे हल्के हैं जहां MQM नंबर 2 पे है और PMLN ने कुछ हजार वोट लिए हैं, और वो अगर MQM को मिल जाए तो वो नंबर 1 पे आ जाती है। तो आप जब किसी से अलायंस करते हैं या कोई सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो इन्हीं चीज़ों को देखते हैं, जहां MQM और PMLN की एक आपस में अगर मिलाप होता है किसी भी सूरत सही कंपैटिटर आप समझते हैं कि आपके मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन पंजाब में शाह साहब, आप क्योंकि जिम्मेदार भी हैं पार्टी के पंजाब में, तो पंजाब में फिर आप भी कोई सीट एडजस्टमेंट इल्हाक की सूरत बना रहे हैं? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से बातें हो रही थी, क्या खबर है को आप वहाँ पर कोई सीट एडजस्टमेंट, कोई इंतखाबी इत्तेहाद हो रहा है? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो किसी भी इंतखाबी इत्तेहाद पे यकीन नहीं रखती। हम अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ते हैं, और बाकी पीपल्स पार्टी तो सबके साथ चल लेती है। पीपल्स पार्टी को तो कोई नहीं, और MQM जो है वो हमारे साथ कई दफ़ा चली है। कभी इत्तेहाद के अंदर सख्तियां भी आ जाती हैं, कभी नाराज़गियां भी हो जाती हैं, लेकिन हम हमेशा MQM हमारे साथ रही है, कंफर्टेबल रही है। फिर बीच में चूंकि एक जब इत्तेहाद होते हैं तो उसमें इख्तलाफ राय भी होता रहता है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमारी कोई ऐसी तवक्को नहीं थी, जिस तरह उसको कहा जा रहा है कि IPP ना बनती और पीपल्स पार्टी को तवक्को थी कि लोग हमारी तरफ आ जाते। यही चीज़ें जो है ना, जो मैं कहता हूँ सच छुप नहीं सकता। ये हकीकत है कि वो लोग जो है हमारी तरफ आ जाते, मगर ये इसके साथ साथ ये भी है कि ये किसी अगर ये कह दिया जाए कि ये भी बनवाई गई है
तो फिर क्या वो गलत नहीं होगा? क्योंकि वो खुद कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये चीजें जो हैं ये पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए किया गया है। और कोई नहीं, सिंध के अंदर मुझे कोई ऐसी सीट नजर नहीं आती, रिजल्ट्स मेरे पास भी हैं, कि जो मुस्लिम लीग नून ने 10,000 से हारी हो। मेरे ख्याल में पिछले इलेक्शन में PMLN के पास सिंध के अंदर कोई सीट भी नहीं थी। हम तो पंजाब में चाहे थोड़े थे, 6 थे, 7 थे, हम तो मौजूद थे, लेकिन वो वहाँ पे उनकी पार्लिमानी पार्टी कोई नहीं थी सिंध के अंदर PMLN की। और इसीलिए वो इत्तेहादों की तरफ भी जा रहे हैं कि शायद कोई किसी तरीके से सीट, लेकिन हम उन इत्तेहादों को अप्रिशिएट करते हैं, हम उन इत्तेहादों से कतन खायफ नहीं है। हम कहते हैं कि बिल्कुल इत्तेहाद बनने चाहिए, सियासी अमल जारी रहना चाहिए, ये नहीं रुकना चाहिए। अगर इनकी जगह कोई गैर जमहूरी लोग आ गए, वो हमारे लिए जरूर मुश्किलात है। ये लोग तो सियासतदान हैं, सियासी कारकुनान हैं, सियासी क़यादतें हैं, ये आपस में इत्तेहाद भी करेंगे, ये इलेक्शंस भी लड़ेंगे, ये चले। पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या पहले GDA नहीं था? अब भी मौजूद है। MQM पहले भी पीपल्स पार्टी से अलग इलेक्शन लड़ती थी, लेकिन इसके बावजूद बाद में इत्तेहाद भी हमारे होते थे, हम इकट्ठे भी बैठते थे, हुकूमत का हिस्सा भी वो होते थे और चलती रही हुकूमत। अब भी इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद हुकूमत भी बनाएगी और फिर हम तवक्को करेंगे कि सूबे के वसीतर मफाद की खातिर MQM हमारा हिस्सा हो, हमारे भाई हैं, हम तो वहाँ हम मांगी चाहते हैं। हम तो ये चाहते ही नहीं है कि कोई भी सिंध का स्टेक होल्डर जो है उसको नुमाइंदगी ना मिले। हम तो सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं, तो यही गुजारिश है। आप तो सब अच्छा वाला बात कर रहे हैं कि अच्छा वाला मामला हो जाए, लेकिन राना साहब आप कंपेटिटर की बात कर रहे हैं, ये कोई इत्तेहाद आप पंजाब में आप समझते हैं सोलो फ्लाइट में चलेंगे? KPK में भी कोई इत्तेहाद इस सूरत में बनेगा? मौलाना फजलुर रहमान आपके बड़े करीब हैं, कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर भी कोई प्लान कर रहे हैं? देखिए, मैं इसको रद्द नहीं करूँगा, लेकिन ये आने वाले अभी चंद हफ्तों के अंदर ये चीज़ें क्लैरिफाई होंगी कि ऐसा होता है नहीं होता। बिल्कुल सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है। पंजाब के अंदर देखें, इशू ये है कि ऐसी जब सीट एडजस्टमेंट होती है तो वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होनी चाहिए। अभी हसन साहब ने कहा कि उनको नहीं ऐसी सीट का नॉलेज, तो मैं आपको NA 249 का रिजल्ट बता देता हूँ 2018 का। उसमें फैसल वाडा साहब 700 वोटों से जो है वो जीते मियाँ शहबाज शरीफ से, और MQM का वोट वहाँ 13,500 था। तो अगर ये वोट आप दोनों मिला दें तो हमारी लीड 12,500 हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे हल्के पार्टी ने वो ज़िमनी इलेक्शन में सीट अब्दुल कादिर खान की सूरत में वो जीत भी ली थी। बिल्कुल ये सूरत हुई है। चलो मेरे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। शाह साहब आप भी साथ रहिएगा, राना साहब भी साथ हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी, मजीद बात होगी। अब पता चला। हम बात कर रहे हैं इस वक्त का प्रोग्राम में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने और कंपेटिटर अगले इलेक्शन में नज़र आ रही है। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात सैयद हसन मुर्तज़ा साहब आप करते हैं कि वो नहीं हो रही है, लाडला प्लस का आप मियां नवाज शरीफ की बात करते हैं। आज ये कहा गया कि जेल में जाना चाहिए था मियां नवाज शरीफ को, खुशी शाह साहब ये फरमा रहे थे, तो उनको आप क्यों जेल में हवा खिलाना चाह रहे थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या शौक था? सर वो आ गए हैं, ठीक है, वो चल रहे हैं, तो ऐसी क्या जमहूरियत मजबूत हो जाती है अगर वो जेल में जाते तो? नहीं, देखें, गुजारिश ये है, अल्लाह ना करे कि वो जेल में जाए, हमारी कोई बद्दुआ नहीं है। अगर एक कानून कहता है कि कोई भी ऑब्सकंडर जो है, कोई भी इश्तिहारी जो है, कोई भी अगर सजा याफ्ता है तो उसको बेल नहीं दी जा सकती, तो अगर वो जेल में चले जाए तो क्या कोई क़यामत आ जाएगी? वो पहले जेल में नहीं रहे। यही रिलीफ अगर अदालत उन्हें दे थे और वो पंजाब हुकूमत जो है वो सजाएं मुअत्तल ना करे, तो क्या वो अदालत वाला रिलीफ नहीं है? मैंने पहले भी अर्ज की है कि हम चाहते हैं कि इन इदारों को कमजोर ना किया जाए, इदारे मजबूत होने चाहिए। चाहे जो मन मर्जी वो इंसाफ अगर ले सकते हैं तो ले लें, लेकिन एक थ्रू प्रॉपर चैनल तो लें। अब कोई तुक बनता है, कोई इखलाकी जवाज है किसी भी अबूरी या इस इंटरम सेटअप के पास? क्या बाकी सारे मसाइल उन्होंने हल कर लिए हैं? एक सजा मुअत्तल करनी उनका जिम्मेदारी रह गई है।
क्या ये जेब देता है आपकी अबूरी हुकूमतों को कि वो ADP मंजूर करते रहें और वो हल्के में जो टिकट होल्डर्स हों उनकी आइडेंटिफिकेशन पे स्कीमें देते रहें? अब ये सारी चीजें कैसे बंदा एक एक चीज करके हर रोज की बुनियाद पे बताए? ये कुछ हो रहा है जो नजर आ रहा है। तो यही सवाल है जो शाह साहब आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नज़र नहीं आ रही है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा शाह साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और आगे बढ़ेंगे। अब ये कानूनी नुक्ता बड़ा एक अहम है कि मियाँ नवाज़ शरीफ इस वक्त क्या इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि अदालतों में अभी मामलात हैं और आगे इलेक्शन आ रहे हैं और इस पर पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है वो भी फौरी समाअत का मुतालबा कर रही है सुप्रीम कोर्ट से और राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि कोई कतगन नहीं है, वो इलेक्शन भी आगे लड़ सकते हैं। कानूनी तौर पर ये इस वक्त सिचुएशन क्या है हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर कानूनदान हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब मौजूद हैं। आप सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल किया है तो मियाँ नवाज़ शरीफ इस वक्त अहलियत रखते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें? मुदस्सर भाई, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा के अंदर उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डिस्क्वालीफाई किया और कॉन्सिक्वेंटली उसके बाद एक जजमेंट आई और उस जजमेंट के अंदर ये कहा गया कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन मौजूद है, चूँकि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जो पनामा के अंदर केस आया था वो प्री डिस्क्वालिफिकेशन थी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो तरह के डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं। एक डिस्क्वालिफिकेशन वो है कि जो आर्टिकल 62 की है कि जिसके अंदर अगर आप इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जाना चाहें तो आपको वो चीज़ें पूरी करनी ज़रूरी हैं और वो 62 के अंदर बहुत सारी हैं। उसके अंदर एक 62(1)(f भी है कि जो जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर इंट्रोड्यूस ये किया गया कि आपको सादिक और अमीन भी होना चाहिए। दूसरा उसके अंदर ये है कि आर्टिकल 63 है जो डिस्क्वालिफिकेशन करता है कि आप असम्बली के मेंबर बन गए हैं लेकिन आपके ख़िलाफ़ कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसके अंदर कन्विक्शन भी एक चीज़ है तो आप अपनी सिटिंग सीट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब इंटरेस्टिंगली ये है कि मियाँ साहब को 62(1)(f के अंदर जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई तो उसके अंदर जो मैंने कहा कि आप उस वक्त तक डिस्क्वालीफाई रहेंगे जितनी देर तक कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन है। अब मियाँ साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आ गई, उनका रिव्यू भी डिसमिस हो गया। तो जब ये दोनों चीज़ें आ गई तो इसका मतलब ये है कि उनकी परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन है एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो दूसरा उसके अंदर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी पनामा के बाद, उसके बाद 3 रेफरेंसेस जो थे वो नैब ने फ़ाइल किए। एक एवनफील्ड का था, दूसरा उसके बाद अल अज़ीज़िया का था और तीसरा फ्लैगशिप का था। अब फ्लैगशिप के अंदर मियाँ साहब जो है उन्हें एक्विट कर दिया गया। एवनफील्ड के अंदर जो है उन्हें 10 साल की सज़ा दी गई और अल अज़ीज़िया के अंदर उन्हें 7 साल की सज़ा दी गई और 10 साल के लिए उन्हें किसी भी अगले पब्लिक ऑफिस के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद हुआ ये कि जो एवनफील्ड थी उसकी उनकी मेरिट्स के ऊपर एक अपील फ़ाइल हुई और अपील के साथ सस्पेंशन आई और वो उनको एक सस्पेंशन जो है वो मिल गई। उसके बाद जब वो बाहर जाने लगे तो आपको पता है बीमारी थी उनकी और उसके अंदर एक पहले पंजाब हुकूमत को एक एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में अंदर दी गई और लाहौर हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लिया गया और उस ऑर्डर के बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अप्रोच किया गया और यहाँ के ऊपर उनको हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो बेल दे दी गई। और जब ना वो सस्पेंशन थी बस वो एक अलाउ था इस चीज़ का कि आप बाहर चले जाएं चूँकि आपकी तबीयत ख़राब है। उसके बाद जो है मियाँ साहब पाकिस्तान के अंदर वापस नहीं आए और जब पाकिस्तान के अंदर वापस आए तो उनको एक प्री अरेस्ट जो कभी भी नहीं होती या उसको प्रोटेक्टिव बेल आप कह लें, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ था जो मियाँ साहब को मिला। और उसके अंदर भी जो नैब की प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने पहले उन्हें कंसीड किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और फिर नैब के अंदर जो एक तोशा खाना रेफरेंस था जिसके अंदर आज उनकी जो प्रॉपर्टीज़ की अटैचमेंट थी वो भी डी अटैच हो गई है क्योंकि उन्होंने उस प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे भी नैब ने अपोज नहीं किया। उसके बाद हुआ ये कि मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब एक्चुअल रेस्टोरेशन ऑफ अपील्स का गया तो इस दौरान ये है कि पंजाब हुकूमत को भी एक एप्लीकेशन दी गई सेक्शन 403 जो CRPC का है और पंजाब हुकूमत ने उसको प्रोसेस किया, कैबिनेट ने किया और वो जो एक प्रोसेस था कि आप कंसर्न जो प्रिजाइडिंग जज है उससे अपने कमेंट्स ले लें
और कमेंट्स लेके जब आया तो जिस दिन इस मियाँ साहब की अपील रेस्टोरेशन के लिए फिक्स थी उस दिन पंजाब हुकूमत ने जो था उनकी सस्पेंशन और सेंटेंस भी कर दी गई थी। अब ये है कि मियाँ साहब की एक तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की है और दूसरी जो उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है वो कोर्ट ने नहीं की बल्कि वो जो है पंजाब हुकूमत ने की है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। अब इन दोनों सूरतों के अंदर ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, अब दोनों सूरतों के अंदर ये है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तो हो चुकी है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सस्पेंशन है और एक जुडिशल सस्पेंशन है, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है वो मियाँ साहब की जितनी देर तक एक्विटल नहीं आती, अपील्स रेगुलर मेरिट पे सुनी नहीं जाती और एक जो उनकी कन्विक्शंस ऑलरेडी इस वक्त मौजूद है, जितनी देर तक वो एक्विटल के अंदर नहीं आती उतनी देर तक मियाँ साहब जो हैं वो नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा नहीं करवा सकते, चूँकि कन्विक्टेड शख्स जो है वो डिस्क्वालीफाई करता है अंडर आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात है वो तो उस वक्त बात आएगी कि जब उनके नॉमिनेशन पेपर जो है इस एक्विटल के बाद जाएंगे और दूसरा वहाँ के ऊपर एक इंटरप्रटेशन जो सेक्शन 232 के नीचे एक अमेंडमेंट्स की गई है कि जहाँ पे लॉ कोई डिफाइन ना करे टेन्योर, उसके अंदर 5 साल का टेन्योर है, तो वो भी अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा कि क्या किसी लेजिस्लेशन से या अमेंडमेंट से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई किया जा सकता है या नहीं है, और क्या उस जो अमेंडमेंट है जिसको इफेक्ट 2010 से दिया गया है क्या उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं, लेकिन ये जो अगले 30 दिन है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चूँकि 10 दिसंबर को मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो नॉमिनेशन पेपर जो है वो कॉल करना शुरू करेगा और 3 से 5 दिन का टाइम होता है कि जब आप अपने पेपर जमा करवाते हैं उसके बाद स्क्रूटनी प्रोसेस है। सही, हाँ साहब आपने बड़ा क्लियरली पूरी चीज़ों को बता दिया कि किस तरह से है, तो इसका मतलब है कि मियाँ साहब जो है वो ये सारा प्रोसेस भी होता रहे, तो क्या ये 10 दिसंबर तक या उसके आगे पीछे जब तक के जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स के मामलात हों, क्या ये मुमकिन है कि हो सकता है, क्योंकि बार बार नून लीग कह रही है कि जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें मंजूर की जाएँ, तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा है इस सारे अमल में। देखें अब सारी जो चीज़ है वो आ गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास कि चीफ जस्टिस साहब उन्हें कब इन केसेस को फिक्स करते हैं। अगर तो वो ये एप्लीकेशंस देते हैं अर्ली हेयरिंग की और वो उस एप्लीकेशन को अलाउ कर देते हैं और फिर कोई टाइम देते हैं तो वो और बात है, और या चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी इस केस को लगाते ही नहीं है। लिहाजा ये है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं वो इनको लगाएं, सुने, मेरिट्स पे बात करें और उसके बाद एक फ़ैसला दे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। अगर उसके बाद इनकी एक्विटल बनती है तो ये एलिजिबल होंगे पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस के अंदर नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के अंदर, और यही सूरत हाल PTI के चेयरमैन की भी है, चूँकि PTI के चेयरमैन जो है वो 63(1)P के अंदर डिस्क्वालीफाई किए गए हैं, चूँकि उनका जो सेक्शन 137 के अंदर उनको जो एसेट्स ठीक नहीं थे, वो फिर एक रेफरेंस जो था इलेक्शन एक्ट के अंदर गया था। आपको याद है कि चाहूँगा मेरे समझने के लिए आप साहब थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूँगा कि क्वार्टल अगर हो जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तब भी मियाँ साहब जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे फॉर इलेक्शन, क्योंकि उनकी नाअहली तो सुप्रीम कोर्ट से है, इसको थोड़ा क्लियर कीजिएगा। नहीं देखें उसके अंदर ये है कि नॉमिनेशन पेपर तो वो जमा करवाएंगे, लेकिन जो जिस अमेंडमेंट का वो सहारा लिया जाएगा जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है जो सेक्शन 232 है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है या वो एडिशनल सेशन जज फर्स्ट स्टेज के अंदर करेगा, और अगर दोनों में से कोई एग्रीव्ड होता है, अगर मियाँ साहब के पेपर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो मियाँ साहब उस केस को लेके जाएंगे इलेक्शन के जो बनेंगे ट्रिब्यूनल्स बनेंगे या इलेक्शंस के जो जजेस जो है डेजिग्नेट किए जाएंगे उनके पास जाएगा, और अगर दूसरा उससे एग्रीव्ड है तो वो जाएगा, और फिर अगर इस जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चूँकि उनका मेरा ख्याल है कि इरादा भी लाहौर से ही लड़ने का होगा, तो लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो अल्टीमेटली लैंड करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इस पर फाइनल वर्डिक्ट आएगा कि क्या मियाँ साहब इस एक्विटल के बाद जो 232 के नीचे अमेंडमेंट आई है उसका बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं है, या क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 2017-18 की जजमेंट्स हैं वो
इन फील्ड के अंदर आएंगी। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही जाएगा, वही डिसाइड करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट इस सारी एक्सरसाइज से पहले ये है कि जो उनके 2 केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर एक कंक्लूसिव फैसला आना चाहिए जो उनकी फेवर के अंदर आना चाहिए। ये इक्विटल की सूरत के अंदर आए तो फिर वो एलिजिबल हैं कि अपने कागजात नामजदगी जो ले सकेंगे और जमा करवा सकेंगे। अगर उस प्रोसेस को वो ब्रिज ही नहीं करते या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका केस ही नहीं लगाता, या अगर लग जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो बेंच बनेगा वो अपहोल्ड कर देता है वो दोनों जजमेंट्स जो नैब कोर्ट्स ने दी हुई हैं, तो फिर भी मियाँ साहब पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर नहीं जाएंगे। बल्कि उसके बाद ये होगा ये कि अगर वो जजमेंट्स अपहोल्ड कर दी जाती हैं तो ये जो सस्पेंशन हुई हैं ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी और मियाँ साहब को फिर दोबारा जेल के अंदर जाना पड़ेगा। सही, तो इसका मतलब है कि अभी जो है वो हनूज दिल्ली दूरस्त वाला मामला है जो आपने बड़ा क्लियरली बताया है। तो इसके लिए अब मियाँ साहब के पास सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही देखना है जहाँ पर वो अपीलें हैं। तो फिर ये जो कहा जा रहा था कि मियाँ साहब के लिए रास्ते आसान साफ़ हो गए हैं, तो आप तो कानूनी तौर पर एहसान खोकर साहब बता रहे हैं अभी तो जो है वो बड़ा मुश्किल रास्ता है जो मियाँ साहब को पार्ट करना है। देखें, चीज़ ये है, एक होता है आपका पॉलिटिकल नैरेटिव और एक होता है लीगल नैरेटिव। अगर आप अपना पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो लीगल नैरेटिव के नीचे ले आएँ तो फिर ये है कि पॉलिटिक्स तो बड़ी मुश्किल है ना। अब ये तो हो नहीं सकता कि मियाँ साहब के जो सारे पार्टी वाले हैं वो ये कहें कि जी मियाँ साहब के लिए बड़े चैलेंजेस हैं और बड़ा मुश्किल है जी। वो तो यही करेंगे कि चैलेंज है नहीं है, लेकिन चैलेंज तो एक्चुअली लीगल है और उनको भी पता है और उनकी टीम को भी पता है कि हमारा सारा जो दारोमदार है वो डिपेंड करता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे इन 2 केसेस को कब सुनता है। नंबर 1 असल ब्रिज ये है क्योंकि जनरली जो है कि आपकी जब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस या रिवाइवल हो जाए और आप एक ख़ास अरसा तक एब्सकॉन्डर्स भी रहें और कोर्ट उसको डिक्लेयर कर दे तो कोर्ट्स जल्दी इन केसेस को लगाती नहीं है। और दूसरा इस वजह से भी लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जब ऑलरेडी आपकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुई है तो फिर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या जल्दी है कि उस चीज़ के अंदर जाए। लेकिन मियाँ साहब को चूंकि ये है कि उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जाना है तो उनको इस चीज़ की जल्दी है कि ये जल्दी केसेस लगें, इनको सुना जाए और इनका फैसला किया जाए। और फैसला भी ये हो कि उनका फैसला इक्विटल की बुनियाद पर आया जाए ताकि वो पाकिस्तान का जो अगला इलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर हिस्सा लें, अपनी पार्टी को लीड करें। चूँकि ये इक्विटल्स आएंगी तो फिर उसी सूरत के अंदर ये होगा कि वो अपनी पार्टी की जो हेड चेयरमैन है या प्रेसिडेंटशिप है उस पर भी रिस्टोर कर देंगे। चूँकि जब इनको कॉन्विक्ट कर दिया गया था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको पार्टी की प्रेसिडेंटशिप से भी हटाया था। और फिर आपको याद है कि उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो थे वो PMLN के पार्टी लीडर जो बने थे। तो इम्पॉर्टेंट इस वक्त चीज़ इस चीज़ का यह है कि क्या उनकी लीगल स्ट्रैटेजी है। और लीगल स्ट्रैटेजी मेरा ख्याल है सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा इस वक्त ये है कि उनके जो केसेस हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जल्द लगना चाहिए और उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब एक बेंच बनाएं और बेंच जो है वो उसको डे टू डे बेस पे सुन के इस सारी चीज़ का फैसला जो है वो 5 दिसंबर से पहले इसको कर दे दी। सही है, तो ये अब सारे के सारे इख्तियारात जो हैं वो अब अदालत पे ही हैं कि किस तरह से कब वो अपीलें लगाई जाती हैं। एक और बड़ा अहम मामला है नाज़रीन, वो है सुप्रीम कोर्ट में जो तब्दीली आई है उसके बड़े मुस्बत असरात हैं। एहसान अहमद खोखर साहब बेखबर जो है वो वैसे तो लोगों के लिए बज़ाहिर वो एक छोटी सी खबर है, लेकिन उस खबर के क्या इम्पैक्ट होंगे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने जो मुतादिद इंतज़ामी इख्तियारात हैं वो रजिस्ट्रार को तफवीज़ कर दिए हैं। एक तो मैं चाहूँगा ये जो चेंज हुआ है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब आए हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ चीज़ें भी हुई हैं, वो क्या मुस्बत तब्दीलियाँ हैं जिसका अगले आने वाले वक्त में बेहतरी के आसार के तौर पर नज़र आएंगे? इसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। एक तो बड़ा अच्छा ये हुआ है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट के एक 10 रुकनी बेंच ने वैलिडेट किया है कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है अंडर आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो फिक्सेशन ऑफ केसेस का है या एक उसके बाद ये है कि अगर आपका केस फाइल हो तो उसको 14 दिन के अंदर सुना जाना चाहिए। और स्पेशली 184(3) के नीचे जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की जाती थी उसको रेगुलेट करने के लिए या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की यहाँ या कॉन्स्टिट्यूशन की बात आए तो 5 मेंबर्स बेंच है और उसके बाद एक अपील है जो 30 दिन के अंदर की जाएगी और उसको 14 दिन के बाद फिक्स किया जाएगा। और साथ ही आप अपना लॉयर्स भी चेंज कर सकते हैं या अगर उसके अलावा भी आपका कोई केस आए 184(3) के अलावा
सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करें तो 14 दिन के अंदर उसकी फ़र्स्ट हेयरिंग होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा बोल्ड लिया है और सारा क्रेडिट जो है मैं समझता हूँ कि उस बेंच के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी जाता है कि उन्होंने ये समझा कि अगर इस मुल्क के अंदर एक ख़ास लेवल से आगे क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे गई है, तो फिर कलेक्टिव विजडम वाला अगर पार्लियामेंट ने किया है, अगर हमारा फुल कोर्ट पे इस पे नहीं आई तो अगर हम इसको कर लें तो हरज कोई नहीं। और इसको सारी जो है जो जुडिशल कम्युनिटी भी है उन सारों ने अप्रिशिएट किया है। दूसरा जो एक चीज़ ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ के अंदर ये है कि आगे ये जो डेलीगेशन ऑफ पास थी ये चली जाती थी सीनियर प्योने जज के पास या उसके बाद जो अगले उससे सीनियर मोस्ट जज होते उनके पास जाती थी। तो मेरा ख्याल ये है कि इस दफ़ा उन्होंने वो चीज़ करने की बजाय जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ थी वो रजिस्ट्रार को दी हैं और रजिस्ट्रार के ऑफिस को एम्पावर्ड करना मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर, ताकि जजेस जो हैं वो यकसुई के साथ अपना काम कर सकें। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स की प्रोसीडिंग्स हैं वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स थी जो पड़ी हुई थी, उसको भी उन्होंने देखा है, एवेल्यूएट किया है। और आपको पता है कि एक जज साहब के ख़िलाफ़ शो कॉज नोटिस भी इशू हुआ है और आज उन्होंने उसका रिस्पॉन्ड भी किया है और उस कॉम्पोजिशन को भी उन्होंने चैलेंज किया है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक बोल्ड इनिशिएटिव है कि अपने ही सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ जो उन्होंने एक कंप्लेंट से उसको टेकअप किया और जो भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ फैसला है वो आएगा उस चीज़ के अंदर, लेकिन इस फैसले को भी जल्दी आना चाहिए। और उसके अलावा जो है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके अलावा भी अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स के अंदर मिसकॉन्डक्ट की या इस तरह की फाइनेंशियल मैटर्स की पड़ी हुई हैं कंप्लेंट्स जो हैं उनको जो है फौरी तौर पे सुनना चाहिए और फैसला करना चाहिए। लेकिन और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास 3 कैप्स हैं। एक चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, दूसरा वो है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एलिवेशन ऑफ जजेस है उसके हैं, और तीसरा जो है वो चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस कमीशन है। अब चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस कमीशन के होते हुए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरे मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स जो है उसको तेज़ किया जाए, और जो डिलेड जस्टिस वाला एक मामला है कि प्रोसीजरल टैक्टिक्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें साल से पड़ी रहती हैं। और इसी तरह जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए भी एक स्ट्रीम प्रोसेस आना चाहिए कि जो अच्छे प्रोफेशनल्स लोग हैं उनको आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एलिवेशन का 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट फ्रॉम द लॉयर्स भी हो सकती है, उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए कि अगर अच्छा एक आपका टैक्स का लॉयर है, क्रिमिनल प्रैक्टिस बैकग्राउंड रखता है या सिविल का लॉयर है, तो उसको भी आप मौका दें अगर कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है कि वो एक करंट आपके सारे सिस्टम से भी इक्विट होता है और उसको पता होता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट ट्रेंड किस तरफ जा रहा है या लिटिगेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, के बावजूद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और सिर्फ हम नीचे से जजेस लेके आते हैं। और वो आपने देखा कि पिछले 2.5-3 साल से एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है बाईपास करके नीचे लेके आते हैं और बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर। तो इस चीज़ को भी एज ए चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस को देखना चाहिए। और 2 जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एक नैब का जो है जो बड़ा इफेक्ट करेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को और पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को, उसको जल्दी लगाना चाहिए। और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट वाला एक मामला है कि जिससे आपका पूरा जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो अमेंडमेंट्स आई है 23 अक्टूबर की, उसके अंदर वो जो एक शील्ड थी जो इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ या ट्रेसपासेस के ख़िलाफ़ या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जो अटैक करते थे या नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ थे, या उसके बाद एस्पेनिश था, स्पाई था, तो वो जो लेजिस्लेशन जो थी 67 के जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस की है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो ही उसको अपील को फाइल करे तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस साहब को लार्जर बेंच बना के इसको भी रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो ये नेशनल इंटरेस्ट के या नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनको भी इस तरह लंबा अरसा जो है वैक्यूम के अंदर नहीं रखा जा सकता। वंस फॉर ऑल ये इशू भी डिसाइड करना चाहिए और ये चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि आगे जाएंगी। जिस तरह आज जनरल मुशर्रफ साहब का भी केस था, उसको भी 21 नवंबर तक उसको एडजर्न कर दिया गया है, तो प्रायोरिटी आनी चाहिए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने वर्किंग आवर्स जो हैं वो बढ़ाने चाहिए और अपनी कॉज लिस्ट जो है उसको लंबा करना चाहिए। जहाँ पे 14-15 की कॉज लिस्ट है, अगर उसको आप 20, 22, 24 तक आप ले जाएं तो उससे भी मेरा ख्याल है कि बारी भी जल्दी आएगी केस सुनने की, पेंडेंसी का भी खात्मा होगा और उसके साथ जो है जो हमारा जस्टिस सेक्टर्स के अंदर जो बुनियादी
हमारा फोकस है वो एक लिटिगेंट है पाकिस्तान का आम आदमी, उसको भी ये मैसेज आएगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने इन सारी चीज़ों को सेंसिटाइज किया और एक राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एहसान साहब, हमने ये देखा कि पिछले दिनों में बेंच के अंदर भी कुछ एक रिफ्ट थी, इससे पहले जब चीफ जस्टिस थे वो भी हमने कुछ ख़त्म देखी, फिर बार एंड बेंच के जो मामलात हैं वो भी माजी करीब में वो कुछ बेहतर नहीं थे। अब बीइंग ए लॉयर आप रोज़ाना कोर्ट में जा रहे हैं, तो वो चीज़ें जो दोनों साइड पे हैं, बेंच की अपने अंदर और बार एंड बेंच, वो चीज़ें भी बेहतर हुई। देखिए, चीज़ ये है कि अभी हमारी नई कैबिनेट आई है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी बार एसोसिएशन है, तहसील बार हो, डिस्ट्रिक्ट बार हो, हाई कोर्ट्स बार हो, बार काउंसिल्स हो, पंजाब या KPK या सिंध या बलूचिस्तान या पाकिस्तान बार काउंसिल्स हो या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो जो एक एपेक्स बॉडी है लॉयर्स की, इनको ए पॉलिटिकल होना चाहिए। इनको किसी केस के साथ अपनी लीगल इंटरप्रिटेशन के साथ जाना चाहिए, किसी पार्टी की साइड नहीं लेनी चाहिए। दूसरा ये है कि हर केस के अंदर इन बार एसोसिएशंस को पार्टी नहीं बनना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस करे, असिस्ट करे, आना चाहिए। लेकिन उसके साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो पिछली दफ़ा एक रिफ्ट की बुनियादी वजह थी, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बनाते जाते, जितने भी हमारे इस मुल्क के अंदर 9 अप्रैल से लेके उनकी रिटायरमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आए थे, तो मेरा ख्याल ये है कि वो रिफ्ट भी नहीं बननी थी, एक आर्गूमेंट भी नहीं बिल्ट होना था, और जो एक पब्लिक परसेप्शंस भी था कि जी बेंच नहीं ठीक बन रहे या बेंच जो है वो लाइक माइंडेड पे हैं, वो भी नहीं आना था। तो जब ये सारी चीज़ें आप बड़े ब्रॉड वे के अंदर करें तो उसके अंदर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी भी आती है और लोग बहुत कम आपके खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं। तो अभी भी ये तवक्को की जाना चाहिए कि जो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट आई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर, उसके अंदर 5 जजेस है, लेकिन अगर कोई बड़ा मामला इस तरह का आया जाए उसको जल्दी सुनना चाहिए। और जो पिछले चीफ जस्टिस साहब के टेन्योर के अंदर लंबी हेयरिंग्स से आप देखें कि नैब का 52 दिन का हेयरिंग्स का केस चला, 52 डेज, चीज़ों को भी बहरहाल अब खात्मा भी हुआ, फुल कोर्ट बनाया, उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक जो है इम्पैक्ट भी नज़र आया है। वक्त पे ख़त्म हुआ है। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ एहसान अहमद खोखर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।